वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट यूनिट दैट इज कैलकुलस। कैलकुलस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी एंड लिमिट्स। फंक्शन की बात करें, फंक्शन इज अ टाइप ऑफ relation between two variables, or we can say function is a rule which associates to variable which relates to variable। यहाँ पे हम एक वेरिएबल को दूसरी वेरिएबल के टर्म्स में डिफाइन करते हैं, मेजर करते हैं। एक क्वांटिटी यहाँ पे क्या है, दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड रहती है, जैसे कि x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 6। अगर आप क्या करना चाहते हो, y को x की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहते हो, y को डिफाइन करना चाहते हो x की टर्म्स में, हाउ कैन यू डू दैट? यू कैन राइट y इक्वल्स टू 3x। आप लिख सकते हो y इक्वल्स टू 3x। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, y को x के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज फंक्शन। अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू निकालो, जब हमारा x2 है तो 3 इंटू 2 आपकी y की वैल्यू क्या आएगी, 6। सो दिस इज द फंक्शन जहाँ पे हम एक टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं दूसरी टर्म में, एक टर्म को एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं दूसरे वेरिएबल्स की टर्म में। फिर जब हम फंक्शंस करते हैं तो हमारे पास वहाँ पे जो वेरिएबल्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ देयर वैल्यूज इन रिगार्ड टू अनदर वेरिएबल, लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंड रहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड रहते हैं अपनी वैल्यूज़ के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे। जैसे कि यहाँ हमारा इस एग्जांपल में y की जो वैल्यूज़ है वो डिपेंड है x की वैल्यू पे। जैसे जैसे x की वैल्यू वरी करेगी वैसे वैसे हमारी वैल्यू y की वैल्यू भी क्या है, वरी करती जाएगी। फिर हमारे पास है देन वी हैव डोमेन। डोमेन क्या होता है, जो हमारे पास सेट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ का, उसको हम डोमेन बोलते हैं। और उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ है वो हमारी इंडिकेट करती है रेंज को। अगर हम बात करें डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ के सेट को तो हम उसको बोलते हैं को डोमेन, ठीक है। देन हमारे पास आता है अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। अगर हमारे पास दो फंक्शंस है और हम उस पर क्या करते हैं, ऑपरेशंस लगा रहे हैं, अलजेब्रा ऑपरेशंस लगा रहे हैं, तो हम उनको किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम कह सकते हैं f प्लस जी एक्स, तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स सॉरी। अगर हमारे पास f माइनस जी एक्स गिवन है देन इट इज एफ एक्स माइनस जी एक्स। अगर मल्टीप्लाई में है तो हम उनको ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, डिवाइड में है तो वी कैन राइट एफ एक्स बाई जी एक्स। लेकिन यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू क्या है, 0 नहीं होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो आपको गिवन इस तरीके से क्वेश्चन गिवन होंगे, लाइक एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1, जी एक्स गिवन है आपको 3 प्लस एक्स। आपको कहा है f प्लस जी फाइंड आउट करो, तो आप इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, एफ एक्स प्लस जी एक्स, देन इसको ऐड कर दो 2x प्लस 1 प्लस 3 प्लस एक्स, यानी आपके पास क्या आएगा 3x प्लस 4। तो ये आपका क्या है f प्लस जी एक्स। देन हम बात करें फंक्शंस की, तो फंक्शंस के क्या है, कुछ स्पेशल टाइप्स होते हैं वो हम स्टडी करेंगे हम। अगर आपको क्या है, दो वेरिएबल्स गिवन है x एंड y, और आपको कहा है कि y की वैल्यू x की सारी वैल्यूज़ के लिए अगर y की वैल्यू क्या है कांस्टेंट रहेगी तो वो आपका क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। एग्जांपल इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होगी, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू सी, ठीक है। एग्जांपल हम कह सकते हैं एफ एक्स फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 5, या फिर हम कह सकते हैं y इक्वल टू 5। सो यहाँ पे x की सारी वैल्यूज़ के लिए x1 हो, 2 हो, 3 हो, 100 हो, हमारे पास y क्या रहेगा, 5 रहेगा। सो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। द लीनियर फंक्शन इज व्हाट, जहाँ पे हमारा वेरिएबल्स के बीच जो रिलेशन होगा वो लीनियर होगा। और अगर रिलेशन लीनियर है तो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर फंक्शन की हमारे पास होती है ए एक्स प्लस बी, ए और बी हमारे यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। एग्जाम्पल देखिए तो हम इसको लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1। देन क्वाड्रेटिक फंक्शंस वो फंक्शंस जहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी यही रहेगी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए हमारा यहाँ क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये क्या है, लीनियर फंक्शन बन जाएगा। एग्जाम्पल चेक कर सकते हो। देन वी हैव पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शंस के लिए हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी, और यहाँ पे जो हमारा n है, हमारी जो पावर है वो क्या है, पॉजिटिव और इंटीजर होनी चाहिए। अदर सेकंड हमारे पास हमें ये ध्यान रखना है, जो हमारे पास
ए ज़ीरो होता है वो हमारा लीडिंग कोफिशिएंट होता है जो पूरे फंक्शन को लीड करता है। देन वी हैव रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शंस को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे क्यू एक्स इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ज़ीरो नहीं होना चाहिए हमारा क्यू एक्स, वरना ये नॉट डिफाइंड होगा। देन वी हैव एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक्स के लिए दो वैल्यूज होंगी कि अगर हमारा एक्स क्या है, ज़ीरो से बड़ा है, देन इट विल, जो हमारे पास फंक्शन होगा, वैल्यू होगी, वो हमारे पास क्या होगी, एक्स। अगर वो छोटा है तो माइनस एक्स। तो ये हमारा एब्सोल्यूट फंक्शन। देन वी हैव एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का यूज़ आपने बिजनेस मैथमेटिक्स और फिनेंस के अंदर भी किया होगा। वहाँ पे आपने चेक किया होगा कि आप जब आपका जो इंटरेस्ट था वो कॉन्टिन्यूसली कंपाउंड हो रहा था, तो हम वहाँ पे एक्सपोनेंशियल्स का यूज़ करते थे, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का। तो बिजनेस और इकोनॉमिक्स के अंदर इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है, और हमें यहाँ पे ध्यान रखना है जो हमारा ए है वो ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, बट वो वन नहीं होना चाहिए। लाइक आप बोल सकते हो आपका ए 1/2 हो सकता है, 0.03 हो सकता है, बट वो क्या है, 1 नहीं होना चाहिए, वो ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। आपके पास यहाँ पे हमें क्या है, कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स गिवन है जो आपने पहले पढ़ भी रखे हैं, बहुत बेसिक से लॉ है। लाइक अगर आपको क्या है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देन हमारी पावर ऐड हो जाती है। अगर डिवाइड हो रही है और बेस सेम है तो पावर हमारी माइनस हो जाती है। ए पावर एम ब्रैकेट्स एन, तो आप उसको एम एन भी लिख सकते हो। देन ऐसे ही आप डिवाइड वाले केस में कर सकते हो। अगर आपको ए माइनस एन गिवन है पावर में, देन वो हमारा क्या बन जाएगा, 1/an। अगर किसी की भी पावर में हमारे पास ज़ीरो है तो वो हमारा 1 हो जाता है। देन हमें गिवन है लोगैरिथमिक फंक्शंस। लोगैरिथमिक फंक्शंस कैसे डिफाइन किया जाता है, इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए। वो कंडीशन क्या होती है, अगर हमें कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है तभी हम उसको क्या है, लोग फंक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है कि अगर आप क्या कर रहे हो, फंक्शन किस तरीके से गिवन होगा आपके पास कि अगर आपको x का लोग निकालना है तो वो क्या आएगी, आपके कांस्टेंट की जो पावर है वही आपका क्या है, वैल्यू आ जाएगी। एग्जाम्पल चेक कर सकते हो, आपको टू, जैसे आप हमें पता है 2 क्यूब क्या होता है, 8 होता है, ऐसे ही 3 पावर 4 हमारा 81 होता है। अगर हम इसमें लोग फंक्शंस अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम लोग निकाल रहे हैं 8 का, अगर हमें 8 का लोग निकालना है, जब हमारे पास बेस में क्या होगा, 2 होगा, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 3। ऐसे ही अगर हमें 81 का लोग निकालना है, बेस में हमारे पास 3 है, देन हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, 4। सो इट इज़ लोग फंक्शन। लोग फंक्शंस के अंदर क्या है, हमारे पास दो टाइप्स के लोग होते हैं, कॉमन लोगैरिथम एंड नेचुरल। कॉमन के अंदर हमारा बेस 10 होता है और नेचुरल में बेस ई होता है। फिर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है लोग की, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आपको लोग ए इंटू बी गिवन है तो आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो लोग ए प्लस लोग बी की तरह। देन अगर आपको डिवाइड में गिवन है तो डिवाइड में वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी कॉन्स्टेंट पावर में गिवन है और आप वहाँ पे लोग लगा रहे हो तो लोग लगाने के बाद वो कांस्टेंट क्या है, बाहर आ जाता है और आपके पास बचता है एन लोग ए। कि 1 का लोग हमारे पास 0 होता है। अगर आप क्या कर रहे हो, किसी भी वेरिएबल, किसी भी नंबर के लिए लोग लगा रहे हो और बेस में भी आपके पास वही नंबर वेरिएबल है, तो आपका आंसर क्या होगा, 1। फिर हमारे पास एक लोग का अगर हमें बेस चेंज करना है तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या होगा, क्या आएगा, आपको गिवन है लोग एक्स ए, बेस में हमारे पास एक्स है, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा, लोग ए एंड लोग एक्स बाय लोग एक्स। ठीक है, हमारे पास यहाँ दोनों में क्या हो जाएगा, एक कॉमन बेस हो जाएगा, वो कुछ भी हो सकता है। देन हमारे पास कुछ फंक्शंस है जो बिजनेस और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। सबसे पहले हमारे पास आता है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन हमें शो करता है कि प्राइस पर यूनिट और क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर क्या रिलेशनशिप है। हमें पता है उनके बीच में जो रिलेशन है वो नेगेटिव रिलेशन रहता है। यहाँ पे हम प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या इफेक्ट पड़ा वो चेक कर रहे हैं, तो प्राइस हमारा यहाँ पे इंडिपेंडेंट रहेगा और डिमांड हमारा डिपेंडेंट रहेगा। प्राइस को हम टी से डिनोट करेंगे, एक्स, डिमांड को हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज एक्स यूनिट। और हमें यहाँ पे ध्यान रखना है जो प्राइस और डिमांड है दोनों ही हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम चेक करें इस फंक्शन की तो हम इसको लिखते हैं एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ प्राइस, डिमांड इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ प्राइस।
देन वी हैव सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन के अंदर हमें ये जो फंक्शन है वो शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस पर यूनिट एंड क्वांटिटी सप्लाइड। हमें पता है प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, तो इसीलिए और हम यहाँ प्राइस की वजह से सप्लाई पे जो इफेक्ट पड़ रहा है वो चेक कर रहे हैं, तो प्राइस हमारा इंडिपेंडेंट रहेगा, सप्लाई हमारा डिपेंडेंट रहेगा, दोनों ही पॉजिटिव और इंटीजर नंबर्स होने चाहिए। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सप्लाई इक्वल्स फंक्शन ऑफ प्राइस। देन वी हैव कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट हमें पता है दो टाइप्स की होती है। टोटल कॉस्ट हमारा क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, कांस्टेंट रहती है, इसलिए ये हमारी क्या है, इंडिपेंडेंट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वरी होती रहती है, जैसे जैसे हमारे यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, यूनिट्स ऑफ आउटपुट है वो चेंज होते हैं, वैसे वैसे हमारी वेरिएबल कॉस्ट वरी होती जाती है। तो कॉस्ट फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। हम इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट लिखना है तो आप उसको डिनोट कर सकते हो यूनिट्स, एक्स मीन्स यूनिट्स जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, वी मीन्स वेरिएबल कॉस्ट, और सी इट इज स्मॉल सी, सो इट मीन्स कॉन्स्टेंट। जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो क्या है, कॉन्स्टेंट रहती है, तो आप उसको स्मॉल सी से डिनोट करते हो। देन वी हैव रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन, व्हाट इज द रेवेन्यू, जो हमारी टोटल इनकम रिसीव हुई हमें एक्स यूनिट सेल करने पे एट प्राइस पी। सो हम रेवेन्यू फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर इक्वल्स टू पी एक्स। रेवेन्यू इक्वल्स प्राइस इंटू क्वांटिटी। देन वी हैव प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट हमारे पास क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, या फिर हम कह सकते हैं इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो हम प्रॉफिट फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रॉफिट फंक्शन इक्वल्स रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन, वो हमारा प्रॉफिट फंक्शन आएगा। देन वी हैव ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट जहाँ नो लॉस नो प्रॉफिट, वेयर वी हैव नो प्रॉफिट नो लॉस। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे जो हमारा रेवेन्यू फंक्शन है और कॉस्ट फंक्शन है वो एक दूसरे से इक्वेट्स करेंगे, सो हम कह सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर रेवेन्यू फंक्शन इक्वेट्स विद कॉस्ट फंक्शन एंड वेयर प्रॉफिट इक्वल्स टू जीरो। देन वी हैव कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। जैसे जैसे हमारा इनकम का लेवल चेंज होता जाएगा वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन फंक्शन क्या है, वरी होता जाएगा। अगर हम इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करते हैं देन वो हमारा सेविंग हो जाता है। एग्जाम्पल अगर हम चेक करें तो हमारे पास एग्जाम्पल में है, फर्स्ट मंथ में एक मैन्युफैक्चरर है वो 4500 अर्न कर रहा है, सेकेंड मंथ में वो 6000 अर्न कर रहा है। देन ऑन प्लॉटिंग दीज पॉइंट्स द मैन्युफैक्चरर ऑब्जर्व से लीनियर फंक्शन में फिट द डेटा। आपको यहाँ लीनियर फंक्शन फाइंड आउट करना है, तो लीनियर फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। आपको यहाँ ए और बी जो हमारे फंक्शन थे उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी हम इस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो हम इन वैल्यूज़ के लिए इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कैसे बनेगी, आपके पास है y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। वाई को आप अर्निंग्स को आप y से रिप्रेजेंट करो, x आप मंथ के लिए यूज़ करो। फिर यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन गिवन है, तो आप यूज़ करके ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। लाइक 45,000 ए प्लस बी, ये कैसे बना, y हमारा 45,000 है फर्स्ट इक्वेशन में, a हमें फाइंड आउट करना है, x हमारा क्या है यहाँ फर्स्ट मंथ दैट इज 1 प्लस b। सेकेंड आपके पास कैसे बनेगा, 6000 इक्वल्स टू a, मंथ कितना है आपका सेकेंड मंथ 2 प्लस b। तो ये आपके पास दो इक्वेशन बनी, वैल्यू फाइंड आउट करो, ए और बी की पुट करो, तो आपके पास लीनियर फंक्शन क्या बनेगा, y इक्वल्स टू 1500x प्लस 3000। देन आपको कह रखा है कि आप थर्ड मंथ की अर्निंग फाइंड आउट करो। तो थर्ड मंथ की अर्निंग अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो जो आपका लीनियर फंक्शन निकला है उसमें x की वैल्यू 3 पुट कर दो, ये आपके पास थर्ड मंथ की अर्निंग आ जाएगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको गिवन है कि एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, उसने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है। उन्होंने ऑब्जर्व किया फिक्स कॉस्ट क्या है न्यू प्रोडक्ट की 35,000 और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 500। तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट फंक्शन बन रहा है। कॉस्ट फंक्शन कैसे बनेगा, 35,000 प्लस 500x, क्योंकि यूनिट्स हमें पता नहीं है तो उसके लिए हम x यूज़ करेंगे। देन रेवेन्यू फंक्शन आपको गिवन है 5000x माइनस 100x स्क्वायर, तो आप इसको रेवेन्यू फंक्शंस को भी लिख दोगे। देन आपको कह रखा है कि प्रॉफिट फंक्शन फाइंड आउट करो। प्रॉफिट फंक्शन हमारा क्या होता है, पी एक्स इक्वल्स टू आर एक्स माइनस सी एक्स। तो वैल्यूज पुट करो, आपका प्रॉफिट फंक्शन क्या आएगा, -100
एक्स स्क्वायर प्लस 4500 माइनस 35,000। देन आपको कहा है ब्रेक इवन वैल्यूज फाइंड आउट करो। देखो ब्रेक इवन वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं तो हमारा रेवेन्यू फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन एक दूसरे से इक्वेट करता है। ये यूज़ करके वैल्यू पुट करो यहाँ पे और आंसर फाइंड आउट करो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आपको पता है कि जब आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है वहाँ पे आपका प्रॉफिट क्या होता है, जीरो होता है। तो जो आपने प्रॉफिट फंक्शन निकाला है उसको जीरो से इक्वेट करो और आपके पास एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। तो जो यहाँ पे आपके पास वैल्यूज आई है x इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 35, इट मीन्स कि जब आप 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो या 35 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो वहाँ आपके पास ब्रेक इवन सिचुएशन आएगी। देन आपको कहा था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x दैट रिजल्ट्स इन लॉस, कि आप कौन सी वैल्यू होगी जहाँ पे आपको लॉस होगा। अब देखो आपने एक ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ा था, ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स आपका प्रॉफिट क्या होता है, जीरो। अगर ये प्रॉफिट जीरो से कम हो जाता है इट मीन्स नेगेटिव हो जाता है, इट मीन्स आपको लॉस हो रहा है। तो जो आपका प्रॉफिट फंक्शन है आप उसको क्या है लेस देन जीरो शो करो, वैल्यूज फाइंड आउट करो एक्स की। तो आपके पास क्या आया एक्स लेस देन 10 और एक्स ग्रेटर देन 35। अगर आपका एक्स 10 यूनिट्स, आप 10 यूनिट से कम प्रोड्यूस करते हो या फिर 35 यूनिट से ज़्यादा आउटपुट बनाते हो, वहाँ पे आपका